चलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का जो 9th का पेपर होगा लोग ऐसे ही आएगा बच्चों। ये हम पिछले साल के कॉमन एग्जाम में जो पेपर आया था 9th क्लास का, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बेसिक चीज़ भी बताने का, जिससे आपको हेल्प मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। ओके, क्योंकि आपको कम से कम 27 नंबर लाना है। तो मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में उस नंबर को अचीव करने के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं। ओके, और जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में तो वो सीख सकते हो, और जो आपको नहीं आता। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये पहला क्वेश्चन लेकर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ओके, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो, फ्रूट जो पकता है वो केमिकल चेंज होता है। क्रोजन ऑफ आयरन ये भी एक तरह का रासायनिक चेंज होता है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मोमबत्ती का पिघलना। ओके, तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों। दही बनता है दूध से, ये केमिकल चेंज होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नहीं कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये, इसलिए हिंदी मीडियम पहले आप पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बताता हूँ। ओके, तरल प्रवाह का गुण दर्शाता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ओके, और ये हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। गैस और ठोस पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, केवल गैस ही तरल के रूप में व्यवहार करते हैं। गैस और द्रव पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, केवल द्रव पदार्थ तरल होते हैं। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वालों आप भी पढ़ लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि गैस और लिक्विड दोनों ही शो करता है, तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत होगा। ये फ्लूइड का मतलब है टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर फ्लो होता है तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो सॉलिड में वो प्रॉपर्टी नहीं होता है बच्चों, तो ये गलत हो गया। ओके, ओनली गैस नहीं होता है, लिक्विड भी इसका पार्ट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एंड ये ओनली लिक्विड भी नहीं हो सकता। आंसर होगा सी इसका। ओके, सी। गैस और द्रव पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं। आंसर होगा गैस एंड लिक्विड बिहेव एज फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वालों पहले आप देख लो। रमेश अपने शिक्षक द्वारा आगे की मेज पर रखे गए नमूनों को देख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है, पहचानने के इसके मदद कीजिए। ओके, इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है, मतलब कि प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, आपको ये बताना है। देख लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों, Ramesh is looking at the sample placed by his teacher on front of table. Help him to identify which of the following is not example of pure substance. इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल नहीं है बच्चों? ओके, तो बेकिंग सोडा प्योर में आता है, सोडियम क्लोराइड प्योर में आता है, ग्लूकोज प्योर में आता है। मिक्सचर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का जो होता है वो इम्प्योर में आता है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, लोहे और सल्फर का मिश्रण। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो हिंदी मीडियम। हमें एल्युमिनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र को पहचानना है। ओके, तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एल्युमिनियम, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 3 होता है। क्लोराइड Cl, जिसकी वैलेंसी कितना होता है? 1। इसको क्रॉस कर दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3। अब आपको चेक करना है कि ये फार्मूला है तो सही है। ओके, देख लो बच्चों, तो AlCl3 ये रहा डी। तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी। आइडेंटिफाई द केमिकल फार्मूला एल्युमिनियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा डी, इंग्लिश मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने एलिमेंट से बना हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। ओके, हिंदी मीडियम वालों देख लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने तत्व उपस्थित है? इंग्लिश मीडियम वालों देख लो आप भी। ओके, मैं फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आप खुद पहचानने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गया? 3। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? 3। ओके, 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लो, फिर समझाता हूँ मैं। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 21 न्यूट्रॉन है। उस परमाणु का
परमाणु संख्या क्या होगी। ओके, परमाणु संख्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों आप भी देख लो। एन एटम हैज 19 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 21 न्यूट्रॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी चीज़ बताता हूँ जो आपको नेक्स्ट अभी जो एग्जाम होगा उसमें भी काम आएगा, और जो बच्चे आने वाले 8वीं क्लास में उनके भी काम आएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन किस किस रूप में आपसे पूछता है बताता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 21। ओके, मान लो कि ये एलिमेंट एक्स है। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर। ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं, और यहाँ पे एटॉमिक मास। अब आप जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों, 19 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ओके, तो जो एलिमेंट है 19 के क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं पोटेशियम होता है, तो एलिमेंट मुझे मालूम चल गया पोटेशियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, 19। और क्या पूछता है, मान लो कि आपसे एटॉमिक मास पूछता है इसी क्वेश्चन के अंदर। मान लो कि क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 19, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बच्चों 21। इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 40। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, आपसे मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता है, और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसका KLMN होता है बच्चों। इसमें 2 आएगा, इसमें 8 आएगा, कितना बच गया 9, तो इसमें भी 8 आएगा, और नेक्स्ट में क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा इसका है, ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। 1 क्या हो गया इसका, वैलेंस हो गया, एंड सेम 1 वैलेंसी भी होगा इसका। ओके बच्चों, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपको 5 नंबर के हिसाब से बता दिया है मैंने, जो आपके एग्जाम में काम है। ओके, कई सारी चीज़ बताया हूँ, आपको जरूर हेल्प करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के लिए क्रमश KLM कोष का इलेक्ट्रॉनिक सही वितरण बताइए। इसमें कह रहा है कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, 20 होता है बच्चों, तो जानते हो कि 20 किसे कहते हैं, 20 होता है कैल्शियम का, तो 20 ये सिंबल हो गया इसका। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो KLMN, इसमें 2 आता है मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम 8, कितना बच गया, इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं एंड 2। ओके, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, 2882। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों डी। हिंदी मीडियम 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सही वितरण चुनना है हमें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, किसी विलियम में रखी एक कोशिका सिकुड़ जाएगी यदि। ओके, अब ये ऑप्शन दे रखा है, कोशिका में और आसपास के विलयन में पानी के अणुओं की सांद्रता समान हो, कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से कम हो, कोशिका में पानी के अणुओं का सांद्रता आपस में विलय के अधिक हो, आसपास के विलयन में पानी के अणुओं की सांद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखो, अ सेल प्लेस इन अ सॉल्यूशन गेट श्रिंक, एक सेल है जो श्रिंक हो गया, क्यों हो जाता है आपको ये बताना है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों आप पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको।
ये आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। द कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इनसाइड। देखो बच्चों, अगर कंसंट्रेशन सेम होगा इनसाइड एंड आउटसाइड तो कोई भी श्रिंकेज नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट में रहेगा, तो ये हो नहीं सकता। ओके, द कंसंट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल इज लेसर इनसाइड ऑफ द सेल एंड सराउंडिंग सॉल्यूशन। इसमें होता है क्या, जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा आपने, या ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें होता है क्या, जैसे मान लो कि रेजिन है। ओके, रेजिन में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि रेजिन में मानते हैं हम कि इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम है और बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें केस में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करा, श्रिंक हो गया। इसका मतलब क्या है कि अंदर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कम है, बाहर ज़्यादा है, इसलिए श्रिंक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। ओके, इसका आंसर बी होगा। कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से कम होगी। ओके, हिंदी मीडियम आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि कार्टिलेज किस में पाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ओके, चैप्टर टिश्यू होगा उसके उसमें। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है, बोन्स होता है। ओके, ये सारे एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमेशा पाया जाता है कान में पाया जाता है बच्चों, एक्सटर्नल ईयर में। ओके, कार्टिलेज टिश्यू, तो आंसर हो जाएगा इसका बाहरी कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम, पहले आप पढ़ लो फिर मैं इंग्लिश मीडियम को समझाता हूँ। किसी वस्तु के विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। विस्थापन में परिणाम दूरी से अधिक होता है। विस्थापन में परिणाम होता है लेकिन कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। ओके, तो ये तो गलत चीज़ है। इंग्लिश मीडियम आप भी पढ़ लो एक बार, फिर आपको समझाता हूँ मैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही है, तो आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट हायर देन द डिस्टेंस, ये रियरली होता है बच्चों, और ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो, मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होता है, तो ये भी बहुत गलत दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, ये गलत दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बच्चों। मान लो कि आप यहाँ से यहाँ पे गए, ओके, ए से बी पे गए और दोबारा आप ए में वापस आ गए, तो टोटल मतलब जहाँ से आप चलते वहीं पे आ गए, तो आप जीरो पे आ गए। ओके, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा ए। हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों, दोनों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 kg और 20 kg दरम्यान वाले दो पिंडों पर लगाए गए बल क्रमश 20 न्यूटन और 60 न्यूटन है। तो इनके त्वरण का अनुपात कीजिए। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन होता है बच्चों। ओके, तो इसके एक्सेलरेशन का अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो पहला फोर्स लेता हूँ मैं। F1 हमें दे रखा है कितना है, 20 न्यूटन, और इसका मास हमें दे रखा है M1 80 kg। सेकंड फोर्स हमें दे रखा है बच्चों 60 न्यूटन, और इसका सेकंड का मास हमें दे रखा है 20 kg। ओके, आप जानते हो ये फार्मूला है फोर्स का। तो F1 और F2 क्या हो जाएगा बच्चों, M1 A1 M2 A2। अब वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे। तो F1 क्या है बच्चों हमारा 20, एंड ये कितना है हमारे पास 60, एंड मास कितना रखा है 80 इंटू A1, एंड ये हमें दे रखा है 20 इंटू A2। इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से इसको काट दे 5 आ जाएगा, इसको काट दे 12 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ये आ गया 5/12, और ये आ गया A1 और A2। हमसे रेशो पूछ रहा है, तो A1 A2 का रेशो कितना हो जाएगा बच्चों 5/12। ओके, इसका कोई यूनिट नहीं होगा रेशो में, इसका आंसर ये होगा बच्चों 5/12। देखते ऑप्शन में है। ओके,
ओके ओके, ये सॉरी 1 होगा, ये 1 होगा, 1/12। ओके, ये तो कट जाएगा, 1/12 होगा बच्चों। आंसर होगा इसका डी। ओके, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लो आप, फिर आपको समझाता हूँ मैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। देखो आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, कि एक बॉडी है जिसका जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि निरंतर वेग है ये, और इसका भार दे रखा है वजन 2000 किलो। पूछ रहा है इसका मोमेंटम क्या होगा, संवेग पूछ रहा है हमसे। ओके बच्चों, हमसे मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। हमें मास दे रखा है ट्रेन का 2000 kg, मतलब कि कोई गाड़ी का। अब वेलोसिटी दे रखा है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको पुट कर ले बच्चों, तो 2000 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 को अलग करता हूँ तो 1 2 3 4 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पी को ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁴ kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये यूनिट होता है मोमेंटम का। कभी कभार एक नंबर का ये भी पूछ रहा है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो kg मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों ही सही होगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10⁴। ओके, सी हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ लो आप, फिर मैं समझाता हूँ हिंदी मीडियम। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक सितार की डोरी के तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और डोरी को उपयुक्त ढंग से खींचता है। ओके, ऐसा करके वो क्या संयोजित करना जाता है। देखो, एक तो ट्यून को फिक्स करने के लिए किया जाता है बच्चों, और इसका ऑप्शन देखते हैं इससे हिसाब से क्या होगा, ठीक है। क्योंकि तार को हमने भी कभी बचाया बच्चों ने टॉइस, तो ट्यून को फिक्स करने के लिए ये ट्यून सही है, उसके लिए किया जाता है। ओके, before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist tries to adjust the tension and plunk the string suitable. By doing so, he is adjusting. पहला ऑप्शन है हमारे पास loudness of the sound. ओके, नेक्स्ट है amplitude of the sound, फिर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, ऑर्केस्ट्रा में जो गाना बजता है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक साथ बजाया जाता है, तो वो करता है कि एक तरह से फ्रीक्वेंसी को सेट करता है बच्चों। आंसर हो जाएगा डी। ओके, हिंदी मीडियम वालों आप भी देख लो, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 14 एक बार देख लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं। दो लगातार वृत्त अथवा गर्त के बीच की दूरी x है। ओके, मतलब कि एक तरह से करेक्ट एंड ध्रुव के बीच का दूरी जो है x दर का। इस तरंग का तरंग धैर्य कितना होगा, मतलब कि वेवलेंथ पूछ रहा है, इसको वेवलेंथ कहते हैं बच्चों। ओके, इंग्लिश मीडियम देख लो आप लोग। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रोस इज x, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, वेवलेंथ क्या है ये बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे x दिया है आपको, ये भी दे देगा क्या ये x/2 है, या ऐसे दे देगा 2x है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सीमित नहीं होता, कई सारे क्वेश्चन दिया जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके, तो आपको बताता हूँ मैं। एक वेव बना के समझाता हूँ आपको 14। देखो, एक वेव है, ओके बच्चों। देखो यहाँ से मैं लेता हूँ इसका, देन ये, ओके
ये हमारा क्रेस्ट होता है, आप जानते हो, और इसको कहते हैं थ्रू। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स। ओके, तो इतना जो होगा x/2 होगा, इतना x/2 होगा। ये पूरा अगर हमसे पूछ रहा है कि पूरा दूरी क्या होगा बच्चों, इसको वेवलेंथ कहते हैं हम। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेवलेंथ, x/2 ये आ जाएगा 2x/2, तो ये हो जाएगा x यूनिट। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। ओके, हिंदी मीडियम वालों x हो जाएगा इसका आंसर, और इंग्लिश मीडियम इसका आंसर हो जाएगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप पढ़ लो फिर समझाता हूँ। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ओके, देखो न्यूट्रिएंट्स दो तरह का होता है बच्चों, माइक्रो होता है, मैक्रो होता है। आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल बताता हूँ। कोई भी खेत में डालते हैं तो खेत के जो सॉइल का हेल्थ चेक करने के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट चेक करना पड़ता है, उसी हिसाब से प्लांट का ग्रोथ होता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें कौन सा था। आपको तो आंसर बता देता हूँ, NPK होगा। ओके, मैं कुछ यहाँ पे डिटेल देता हूँ आपको मैं। देखो, जब क्वेश्चन नंबर 15, जब हम सॉइल चेक करते हैं तो सॉइल में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके बच्चों, ये आपके 3 नंबर 5 नंबर में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान से सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, देखो बच्चों, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो होता है ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, और ये हमें चाहिए होता है, मतलब सॉइल को ये लेसर अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हम डालते हैं खेतों के अंदर। देखो बच्चों, हम सोडियम डालते हैं, पोटास डालते हैं, मतलब पी। ओके, फॉस्फोरस डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, एंड सल्फर डालते हैं। ओके, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लार्ज अमाउंट में प्लांट के अंदर डालते हैं। ठीक है, लेसर अमाउंट में जो डालते हैं हम, एक हो गया जिंक, कॉपर, बोरोन एंड मैग्नीज एंड फेरिस एलिमेंट। ठीक है, ये जो हम डालते हैं कम अमाउंट में डालते हैं बच्चों, और ये हम डालते हैं लार्ज अमाउंट में डालते हैं। ओके, एक बार देख लो, आप याद कर लेना बच्चों, बहुत काम का आएगा। तो इसमें से ऑप्शन में था NPK। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये NPK, इसमें जो है मिक्स है बच्चों, माइक्रो और मैक्रो दोनों मिक्स कर रखा है, इसलिए ये हो नहीं सकता है। अब क्लोरीन हम डालते नहीं है तो ये हो नहीं सकता है। और ये जिंक, कॉपर एंड बोरोन जो होता है ये एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हो बच्चों। ओके, तो ये आप याद कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम दो आप, 2025 में दो, 2026 में दो, 27, 28, 29, 30, कोई सी भी ईयर में दो। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। इसमें कह रहा है किसी फसल पैटर्न में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की एक साथ उगाना शामिल है। ओके, विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व द ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड। ओके बच्चों, तो ये तो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, मिश्रण फसल। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए बच्चों, तभी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 पहले आप पढ़ लो फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में पहला हम देखते हैं असर्शन, बैलेंस डाइट इज अ गिवन टू मिल्चिंग एनिमल्स। ओके, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। बैलेंस डाइट इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मिल्चिंग एनिमल। देखो बच्चों, जो न्यूट्रिशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है।
तो ये जो बैलेंस्ड एंड इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मिल्चिंग एनिमल, ये बिल्कुल सही बात दिया है। तो असर्शन के हिसाब से रीजन हमारा करेक्ट है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ओके, हिंदी मीडियम वालों आप भी देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु तैरती है यदि वह तरल की मात्रा में विस्थापित करती है जिसका वजन वस्तु से वास्तविक वजन से अधिक होता है। ओके, ये हमारा असर्शन था। नेक्स्ट, तैरते समय वस्तु नीचे की ओर कोई नेट बल अनुभव नहीं करती। ओके, तो ये हमारा रीजन है। अब इंग्लिश में हम देखते हैं, फिर हम आंसर देते हैं इसका। ओके, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ इट डिस्प्लेस लिक्विड which weight is more than whose weight is more than the actual weight of the object, the body will experience no net downward force during the flotation. Okay, तो देखो बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो दिया है मोर देन, ये गलत दिया हुआ है। ओके, तो ए हमारा हो गया फॉल्स, और ये बात बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा या पास्कल लॉ पढ़ा होगा, पास्कल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो इसके हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। 18वें का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल रूप से पूछ सकता है आपको। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये टिश्यू से है। ओके, एनिमल टिश्यू से। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज टॉल एपिथेलियल सेल्स। बिल्कुल सही बात है, ये एपिथेलियल सेल से ही बना होता है, तो ये ठीक दिया हुआ है। कॉलमनर एपिथेलियल फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेशन एंड सेक्रेशन। ओके, और ये भी सही बात है, ये इंटेस्टाइन का ही फंक्शन होता है, और ये जो होता है कॉलमनर एपिथेलियम से बना होता है, तो ये भी सही कह रहा है बच्चों। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका भित्त कोशिका का निर्जीव भाग है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ओके, इट डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट ऑफ द लाइफ। ओके, देख लो बच्चों। ठीक है, ये देखो बच्चों, इसका दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इजी है, तो मैं कोई एक समझने की कोशिश करूंगा और दूसरा आपको ओरली बता दूंगा। ओके, देख लो आप पहले। देखो, सोहन वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। डॉक्टर एडवाइज हिज मदर टू पुट स्ट्रिप ऑफ वेट क्लॉथ ऑन हिज फोरहेड। गिव द रीजन वाई द डॉक्टर एडवाइज हिज मदर टू सो। देखो हिंदी वालों आप भी पढ़ लो। सोहन को तेज बुखार है, डॉक्टर इसकी माँ को कहता है कि उसके माथे पे गीला कपड़ा लगा लो। ठीक है, तो डॉक्टर ऐसा क्यों कहता है, ये क्वेश्चन है। देखो, सोहन की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर उसको हम ठंडा पानी का कपड़ा अगर उसके सर पर लगा देंगे तो वो क्या करेगा? उसकी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करेगा, और उसके बॉडी की जो हीट है वो रेडिएट कर देगा एटमोसफेयर में, और इसकी तरह से कपड़ा क्या होता है? धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। तो डॉक्टर उसकी बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए ऐसा कह रहा है बच्चों, ये इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, गर्मी में एक दिन रवि और रमेश क्रमश सूती और नायलॉन के कपड़े पहने हुए हैं। आपके अनुसार किसे अधिक आरामदेह महसूस होगा और क्यों? ऑन अ हॉट समर डे रवि एंड रमेश आर वेयरिंग कॉटन एंड नायलॉन क्लोथ्स रिस्पेक्टिवली। हाउ डू वी थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाई? तो आप जानते हो कि समर में जो कॉटन कपड़े होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं देन कंपेयर टू नायलॉन क्लोथ्स। अच्छा, तो मैं रीज़न देता हूँ ऐसा क्यों होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर क्लोथ्स। नेचुरल फाइबर, एक तो रीजन ये हो गया डेट इफेक्टिवली absorbs sweat from the body
allowing it to evaporate quickly and cool down its body temperature. ओके बच्चों, इसके बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करेगा और इसकी जो गर्मी है उसे एवोपरेट करता है हवा में पसीने के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22, तो एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन अच्छा है ये। पदार्थ P में उच्च संपीड़ितता होती है और इसे आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है। पदार्थ P की अवस्था का पता लगाएं और पदार्थ P की इस अवस्था के दो गुणों की सूचीबद्ध कीजिए। ओके, पहला तो कह रहा है कि पदार्थ P जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है और इसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। तो ये तो पक्का मालूम चल गया कि पदार्थ जो होगा वो गैस होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला हमें मालूम चल गया, फर्स्ट पार्ट, कि P जो है एक गैस है। ओके बच्चों, P एक गैस है, हमें मालूम चल गया। दूसरा इसका देखते हैं अब क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर P, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो ये गैस की दो प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला, इट हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गया बच्चों। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि गैस के अंदर डिफ्यूजन की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इट हैज़ हाई पावर ऑफ डिफ्यूजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, पहले आप देख लो हिंदी मीडियम वालों, फिर इंग्लिश मीडियम को समझाता हूँ मैं। संभारिक को परिभाषित कीजिए। क्या संभारिक में भी समस्थानिकों के समान रासायनिक गुण होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों अब देखते हैं क्या क्या। डिफाइन आइसोबार्स। ओके, एंड डू आइसोबार हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी लाइक द आइसोटोप, एक्सप्लेन। देखो आइसोबार जानते हो वो एलिमेंट जिसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। ओके, सॉरी, सेम एटॉमिक मास होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उसे हम आइसोबार कहते हैं। और आइसोबार और आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर नहीं होती है बच्चों। ओके, और आइसोटॉप्स की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर्स होती है, क्योंकि ये आइसोबार जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके पीछे ये रीजन है, आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, दोज एलिमेंट्स which have same atomic mass but different atomic number within, ये मेन चीज़ है बच्चों, विथिन डिफरेंट एलिमेंट। ओके, एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और एटॉमिक मास होता है इसका 40, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास क्या होता है 40। तो देख सकते हो कि दोनों का एटॉमिक मास क्या है 40 है। तो एग्जाम्पल दोगे तो आपको परफेक्टली नंबर मिलेगा बच्चों। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि डू आइसोबार हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी लाइक द आइसोटॉप्स, एक्सप्लेन। तो आंसर है नो। ठीक है, रीजन है कि आइसोबार्स का तो क्या होता है बच्चों, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड physical properties but isotopes have similar
प्रॉपर्टीज एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे हाइड्रोजन है, ओके, एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है इसका 1। सेकेंड हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। थर्ड हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको डाइटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं, ओके। तो इसको टी से भी डिनोट कर सकते हो, इसको डी से भी डिनोट कर सकते हो, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास कितना होता है 3 होता है, ओके। तो ऐसे भी आप एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, एक बार आप देख लो फिर समझाता हूँ। 24, जंतु कोशिकाओं की तुलना में कवक और बैक्टीरिया आपस में आसपास के माध्यम से बहुत अधिक परिवर्तित का सामना कैसे करता है? हाउ डज फंगी एंड बैक्टीरिया विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल, ओके। इसमें बच्चों कह रहा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो बैक्टीरिया और फंगी अपने आप को कैसे बचा पाते हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है, ठीक है, कैसे हाई स्टैंड कर पाते हैं ऐसे टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि उनका आउटर सेल जो होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जो आउटर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज से उसको भीतरी चीज़ को बचाता है, ठीक है। सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 समझाता हूँ आपको। दे पोजेस rigid cell wall which prevents from bursting when exposed to drastic change, ओके। अगर बहुत खतरनाक तरह से चेंज हो रहा है तो उस चेंज को से बचाता है ये, इसकी आउटर लेयर जो रिजिड बॉडी होती है वो बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों, अ मैन वॉकिंग, पढ़ लो आप हिंदी मीडियम वालों। एक आदमी 200 मीटर के लंबे गोलाकार ट्रैक पर चलकर चक्कर लगा रहा है। वह कुल 4 चक्कर लगाता है, अंत में उसी स्थान पे वापस आ जाता है। तो ये पूछ रहा है इसको, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अब देखो, अ मैन इज वॉकिंग 200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, ही टेक्स 4 राउंड एंड एट द एंड केम बैक टू द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ओके। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, एक आदमी है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, एक सर्कुलर ट्रैक है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा राउंड लगाता है, एक राउंड लगा के ये यहाँ से स्टार्ट करता है ये और एंड करता है 200 मीटर की दूरी तय करता है, ओके। इतना समझ आया बच्चों? तो पहला पूछ रहा है अगर ये 4 चक्कर लगाता है तो इसकी कुल दूरी क्या होगा, ओके। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? अगर डिस्टेंस की बात करते हैं 200 × 4, ये क्या हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा, ओके। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आदमी यहाँ से चला, 4 राउंड मारा और दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ओके, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देख, अच्छा इसका और भी बता देता हूँ आपको, वो भी काम आएगा आपको, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ बताऊँगा इसमें के बच्चों कह रहा है कि एक साइकिल सवार 25 सेंटीमीटर के लिए 200 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग में चलता है, ओके। ये टाइम दे रखा 25 सेकंड, तो उसका त्वरण प्रकृत कीजिए और उसके द्वारा 55 सेकंड में कितनी दूरी ज्ञात करें, ओके। तो हमसे 2 चीज़ पूछ रहा है बच्चों। देखो, एक व्यक्ति है, इसका और कभी बताता हूँ आपको काम आएगा। एक व्यक्ति है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका, ओके। तो वेलोसिटी हमें दे रखा है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसका होगा 20 मीटर पर सेकंड होगा बच्चों, और फाइनल जो होगा वो भी 20 मीटर पर सेकंड होगा। देखो बच्चों, ये लैंग्वेज समझा करो आप, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ सेकंड बाद भी इसका वेलोसिटी जो होगा चेंज नहीं हो रहा होगा, वही होगा जो है,
ओके बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्थिर वेग है हिंदी मीडियम वालों, तो इन सब चीज को नोट करके समझा करो कि कैसे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। ओके, शब्दों का ही खेल होता है बस। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, दोनों सेम होगा, और टाइम कितना दे रखा है हमें, 25 सेकेंड। ओके, तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपन में टी, इसको यूज करें तो 20 माइनस 20 अपन में 25 कितना आ जाएगा बच्चों, 0 अपन में 25, तो यह आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कभी कभार एक्सप्रेशन का यूनिट भी पूछ लेते तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सिंपल सा स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये तो हमें दे रखा है कितना, 20, और टाइम दे रखा है 25, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 को 25 से किया 50 और 0 500 मीटर, दूरी इतना तय करेगा 500 मीटर। ओके, तो ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन 26 देखते हैं। एक बार पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ आपको मैं। एक कूली 20 ग्राम वजन जमीन से उठाकर 1.7 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कूली द्वारा सामान उठाकर रखने के लिए किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। ओके, हमसे वर्क डन पूछ रहा है बच्चों, और हमें जी की वैल्यू दे रखा है। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हैंड 1.7 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन ऑफ द पोर्टर लिफ्टिंग द लगेज। ओके बच्चों, देखो बच्चों किस तरीके से आप करोगे जिससे आपका नंबर कभी कटेगा नहीं। सबसे पहले गिवन लिख लो आप कि गिवन क्या दिया हुआ है आपको मास दिया हुआ है 20 kg। ओके, और आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, जो कूली है बंदा जो भी है ये उठा के अपने सर पर रख रहा होगा सामान, तो 1.7 मीटर के आसपास। तो डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 1.7 मीटर। ओके, और जी आपको दिया हुआ है, जी आपको यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूज़ करना है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा है बच्चों वर्क डन क्या होगा। ओके, तो अब सॉल्व करना चालू करो आप। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा बच्चों mg। ओके, तो यहाँ पे m कितना दे रखा है हमें 20, और g की वैल्यू कितना दे रखा है हमें 10, तो क्या था ये 200 न्यूटन हो जाएगा, ये हमारा आ गया 200 न्यूटन हमारा आ गया फोर्स। ओके, वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स 200 इंटू 1.7, इसका डेसिमल करेंगे 10 आ जाएगा बच्चों, 0 से 0 काट देते हैं हम, तो 17 को 20 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना आ जाएगा 17 34 और 0 340 मीटर। ओके, सॉरी न्यूटन मीटर, या फिर इसको ये भी कह सकते हो आप 340 जूल, इसका 2 यूनिट होता है बच्चों। ओके, ये भी कह सकते हो और न्यूटन मीटर भी कह सकते हो आप। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे केमिस्ट्री से एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको मैं, पढ़ लो आप। किसी तत्व के एक परमाणु की बाहरी एम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु का ये ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, परमाणु संरचना चित्र बनाइए और संयोजक लिखिए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेफिनेटली 3 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं जो जिस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आप ध्यान से समझो बच्चों, बिल्कुल हेल्प मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा आपको, इस टाइप का मैंने कहा 100% क्वेश्चन आएगा। ओके, देखो, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ एम सेल। ओके, पहला पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, दूसरा हमसे पूछ रहा है ड्रॉ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम, तीसरा पूछ रहा है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ओके, 3 चीज पूछ रहा है, आपको समझाता हूँ। देखो,
कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एंड एन। ओके, इसमें कह रहा है एम में 6 फिल है, तो इसका ना ये ऑलरेडी फिल होगा, तभी तो इसमें फिल किया गया होगा बच्चों। तो इसमें मैक्सिमम कितना आता है, 2 आता है, इसमें 8 और इसमें 6। ओके, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया बच्चों। अब जानते हो कि अगर हमसे ये पूछता है कि इसका नाम क्या है, पहला बार तो हो गया, तो 16 इलेक्ट्रॉनिक नंबर किसका होता है, इससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर मालूम चलता है। ओके, तो 16 किसका होता है बच्चों, सल्फर का होता है, तो हमारा डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, देखो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। ओके, तो पहले में कितना होता है, मैक्सिमम 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। फिर 8 होता है, तो एक, अब इसको इक्वली स्पेस करोगे बच्चों, बीच में खिचड़ी मत पकड़ देना, अगर एक दिया है यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे चिपका मत देना, दूर दूर, ठीक है, इक्वली डिस्प्लेस्ड करना है आपको। 4 5 6 7 8। ओके, 8 हो गया, नेक्स्ट में कितना देना है, हमें 6 दे सकते हैं, तो इसको भी इक्वली स्पेस्ड करना है हमें, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इसकी वैलेंसी क्या होगा, थर्ड पॉइंट, सी बच्चों पूछ रहा है वैलेंसी। देखो हमने कन्फिग्रेशन क्या मतलब, के एल एम एन, इसमें 2 था, 8 था, 6, वैलेंसी हम इससे निकालेंगे बच्चों। देखो अगर आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर 4 से अधिक हो तो वैलेंसी ये नहीं होता है, याद रखना आप, अगर 4 से अधिक हो तो वैलेंसी ये नहीं होता है। तो वैलेंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 8 - 6, तो क्या आएगा 2। ओके, तो इसकी वैलेंसी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया है कि इसका वैलेंस क्या हुआ, तो जो आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस कहते हैं, तो वैलेंस इसका होगा, वैलेंस इसका हो जाएगा बच्चों 6। ओके, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। ओके, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं मैं आपको, नियॉन, ठीक है, इसका मुझे बताना आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंस बताना, वैलेंसी बताना, एंड इसका एक और चीज़ बताना मुझे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 4 चीज़ बताना बच्चों, एक नियॉन का बताना मुझे और एक एल्युमिनियम का बताना। ओके, अगर आपको नहीं पता होगा तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, ये मुझे बताना, ये आपका होमवर्क है। और एक और होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना, मैग्नीशियम +2 का। ओके, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मान लो कि आपसे नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है Na+, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है आपको। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं होता। तो सोडियम के पास +1 है, और सोडियम के पास कितने होते हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो +1 है, इसका मतलब एक इसने किसी को दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा KLMN, ओके, 2 8। अब एक दे दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया बच्चों। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ समझाता है आपको, आपसे पूछ लिया क्लोरीन माइनस। ओके, तो क्लोरीन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन पूछा है, तो KLMN, आप जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, तो 2 8। अब यहाँ पे आप 7 मत लिखना, क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा, तो अब इसमें 8 आएगा बच्चों, ये आंसर होगा इसका। ओके, तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे ट्राई करना है, डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा एग्जाम में, और जो एवरेज बच्चे हैं वो उसका नंबर और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और जो वीक बच्चे हैं, अगर सही से आप वीडियो देख रहे हो बच्चों तभी आपको काम आएगा, ठीक है, नहीं तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ मैं आपको।
क्या होगा यदि कुछ भौतिक या रासायनिक कारणों से कोशिका संगठन क्षतिग्रस्त हो जाए? ओके, ये पहला क्वेश्चन है। सेल किसी भी रूप से डैमेज हो जाए, व्हाट हैपन इफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल डैमेज ड्यू टू सर्टेन फिजिकल केमिकल रिएक्शन। ओके, उस पदार्थ का नाम लिखिए जिससे कोशिका भित्त एवं कोशिका झिल्ली को संरचना बनी है। ओके, नेम द मटेरियल विच सेल वेल और सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ। देखो बच्चों, पहले का आंसर बताता हूँ। अगर किसी भी रूप में अगर सेल हमारा डैमेज होता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी मर जाएगी। ओके, क्योंकि सेल ही जो है जो बेसिक कंपोनेंट लाइफ को ड्राइव करता है। तो सेल अगर डैमेज हो जाए किसी भी रूप में तो धीरे धीरे जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा और इस तरीके से बॉडी डेड हो जाएगी। ओके, और दूसरा ये बताता हूँ कि नेम द मेटेरियल विच सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जो बना होता है बच्चों, सेलुलोज का बना होता है, और जो मेम्ब्रेन होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। ओके, समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28, पहला, द सेल will enable to perform its basic functions like respiration, nutrition, and excretion, and ultimately leading to death। ओके बच्चों, इसका सेकंड पार्ट, सेल वॉल made up cellulose। ठीक है, सेल वॉल हमारा सेलुलोज से बना हुआ है, एंड मेम्ब्रेन जो हमारा बना हुआ है एंड सेल मेम्ब्रेन मेड अप बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो बच्चों, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ओके, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि ज्योतक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन उनमें रसधानी नहीं होती है। नारियल के रेशयुक्त छिलके को अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म बट इन लाइक ऑफ वैक्यूल्स। ओके, इनके अंदर वैक्यूल की कमी होती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हमसे, इट इज डिफिकल्ट टू पुल ऑफ द हस्क। ठीक है, नारियल का जो छिलका होता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। और नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन द सरफेस इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट इन स्केलेटन काइमर टिश्यू। ओके, तो ये ओके, तो ये भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि वाटर हाइसिंथ जो होता है वो फ्लोट क्यों करता है। तो जाहिर सी बात है, इनके टिश्यू में क्या होता है, एयर गैप होता है जो जिसके कारण फ्लोटिंग कर पाता है। ओके, तो ये ज़्यादा इजी है, हम इसको करते हैं बच्चों, जल्दी हो जाएगा। Mesmerized cell have the prominent nucleus and dense cytoplasm, but they are like vacuoles. Okay, give reason। हमसे रीजन पूछ रहा है। ओके, पहले का फर्स्ट, ड्यू टू एरेनकाइमा specialized tissue
टिश्यू डेट ट्रैप्स एयर। ओके, इसका सेकंड पार्ट, ये जो नारियल का जो छिलका होता है इतना टाइट क्यों होता है, तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चिटिन। ओके, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दूसरा रीज़न अगर हम बात करें, बिकॉज द सेल्स आर tightly packed together with thick lignin chemical cell walls that act as a cementing material। ओके बच्चों, इसमें एक केमिकल पाया जाता है लिग्निन, ठीक है, तो ये सीमेंट जैसा बिहेव करता है, इसलिए उसका हस्क जो होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी मैंने बता दिया आपको मेन कारण क्या होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर एब्सेंट स्क्लेरोकाइमल टिश्यू, इसी कारण ये टाइट होता है। तो जो लिग्निन होता है वो तरह का, मतलब कि स्क्लेरोकाइमल एक तरह का डेड टिश्यू होता है और ये टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। और हाइसिन देखा होगा, जैसे यमुना नदी देखा होगा आपने, तो यमुना नदी के ऊपर जो ग्रास या जो भी जंगली घास उगी हुई है जो फ्लोट होते रहता है उसे हाइसिंथ कहते हैं। एक तरह से हाइसिंथ जिस पानी नदी में पाया जाता है, मान लो कि वो नदी मर चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसके फ्लो को ख़त्म कर देता है ये, और वो पानी स्मेल करना चालू कर देता है। तो हाइसिंथ में क्या होता है कि इनके जो टिश्यू होता है उसमें बहुत ज़्यादा एयर गैप्स होते हैं और एयर कैविटी बड़ा होता है, इसी कारण ये फ्लोट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है बच्चों, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछ रहा है स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में आप डुबाते हो, ओके, लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है, अगर मैं फ्लूइड कर रहा हूँ तो एयर और लिक्विड दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक क्या करता है वो अपवर्ड के साइड फोर्स लगाता है, और वो फोर्स उतना ही होता है जितना हमने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो उसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है गिव टू फैक्टर विच बाउंड फोर्स डिपेंड, और यहाँ पे राइट वन एप्लीकेशन भी पूछ रहा है साथ साथ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है लैक्टोमीटर बनाने के लिए, जिससे हम मिल्क की क्वालिटी को चेक करते हैं। दूसरा हो गया हाइड्रोमीटर, जिससे हवा में पानी की नमी चेक करते हैं। और तीसरा हो गया डिज़ाइन ऑफ सबमरीन। ओके, सबमरीन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया हम करते हैं। ओके, तो बताता हूँ आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट। द अपवर्ड, ये प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द अपवर्ड फोर्स exerted on an object immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid that displaced by the ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मान लो कि ये वाटर है, इसमें पानी भरा हुआ है बच्चों, एक मग्गा डाला तो मग्गे ने क्या किया, इतने पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो हमें निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। तो ये इतना पार्ट जो डूब गया है इसमें, मग्गे का ऑब्जेक्ट भी इतना ही होगा जितना पानी को डिस्प्लेस किया होगा। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ नेक्स्ट। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ये, तो पहले एप्लीकेशन बता देता हूँ इसका। एप्लीकेशन पहला हो गया इसका एप्लीकेशन बच्चों,
फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर आप जानते हो, इससे हम मिल्क की क्वालिटी को जानते हैं। नेक्स्ट हो गया हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। और थर्ड हो गया एक सबमरीन का डिज़ाइन करने के लिए करते हैं, डिज़ाइन ऑफ सबमरीन। डिज़ाइन ऑफ सबमरीन। ओके, सबमरीन का डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो वही कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं बच्चों। लाइक ये होता है, पहला तो हो गया सेकंड पार्ट, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर। ओके, मेन फैक्टर इसका ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो बच्चों, इसमें पूछ रहा है किसी दो को करना है, कोई दो को करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पहला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी या स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, कोई दो को चूज कर लो आप। मैं तीनों को ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं चूज करता हूँ ये और ये, इस पर आप अच्छा लिख सकते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस पर क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये डिफरेंशिएट पूछता है बच्चों। एक और चीज़ पूछ लेता है साथ में कि वेट एंड मास में क्या डिफरेंस होता है। ओके, एक और चीज़ पूछ लेता है आपसे, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो ये आपको बता दिया मैं, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ में ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप अगर तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो आप ये भी पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। अगर मुझे ध्यान रहेगा तो ये बता दूंगा किसी भी लेक्चर में। ओके, पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 31, पहले मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताता हूँ कि क्या दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। पहला, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट हैज़, ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। दूसरा, इट इज़ टोटल डिस्टेंस covered by the body. Okay, it is the distance of initial and final point of the body. Next, it is always पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो, ये जीरो भी हो सकता है बच्चों। ओके, मान लो कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी पे गए आप, ठीक है, फिर दोबारा आप यहीं पे लौट गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। ओके, समझा था न्यूमेरिकली। जैसे आप गए यहाँ से 30 मीटर, ओके, इधर गए पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया तो नेगेटिव 30 हो गया। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो 30 प्लस का एंड -30, ये हो जाएगा 0 मीटर। ओके, इस तरीके से निकालते हैं बच्चों। मगर यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो आप यहाँ से यहाँ गए 30 मीटर, ओके, देन यहाँ से यहाँ पे आ गए
ये भी 30 मीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किधर से आ रहे हो जा रहे हो। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका 30 + 30, ये हो जाएगा 60 मीटर। ओके, नेक्स्ट बताता हूँ आपको वेलोसिटी एंड स्पीड में अंतर। इसका हम थर्ड पार्ट लेते हैं। स्पीड एंड, पहला बच्चों ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a vector quantity। okay, next, it is defined as the total distance traveled with respect to total time। it define total displacement with respect to total time। नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चों ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इट ऑलवेज पॉजिटिव। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउंड से ही क्वेश्चन 32। ओके, देखो क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टोन थ्रो इनटू पॉन्ड व्हाट टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस। देखो एक तालाब में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो जो वेव बनता है उस वेव को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो जानते हो वेव की दो प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्सल होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो स्पेशली हमसे पत्थर वाला पूछ रहा है कि पत्थर पानी में फेंका तो कौन सा वेव बनाएगा। ओके, क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। 32, देखो बच्चों, एक पॉन्ड है, हमने उसमें पत्थर फेंका एक बीच में, ये हमारा पत्थर है। ओके, तो ये इस फॉर्म में मूव करता है वेव बनाते हुए। ओके, वेव बनाने से धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाएगा तो ये वेव अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये मूव करता है ऐसे, इस तरीके से भी मूव करता है बच्चों, इस तरीके से मूव करता है। तो ऐसे इस तरीके से कोई भी वेव बनाते हुए मूव करता है तो उसे ट्रांसवर्सल वेव बोला जाता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल वेव। ओके, फर्स्ट का आंसर ट्रांसवर्सल वेव। ओके, नेक्स्ट कह रहा है राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। अल्ट्रासाउंड वेव को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो दो एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। पहला तो सोनोग्राफी में यूज़ करते हैं बच्चों हम, ठीक है, सोनोग्राफी, ठीक है। हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को चेक करने के लिए सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इवन जो वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे के बोन्स को चेक करने के लिए कि सही से बन रहा नहीं बन रहा है, तो उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं इसको किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक्स किडनी स्टोन। नेक्स्ट हम इसको चेक करते हैं कोई भी इंडस्ट्री के अंदर मेटल के अंदर क्रैक्स चेक करने के लिए। जैसे मान लो कि एक मेटल है, ओके, यहाँ पे डिफेक्ट है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिसीवर लगा होगा, तो ये क्या करता है, इसको कैच करता है, दोबारा सिग्नल को भेजता है।
तो जहाँ पे क्रैक होगा तो वो सिग्नल रिवर्स नहीं कर पाता, इस तरह से हम डिफेक्ट मालूम चल जाता है। तो ये डिफेक्ट है, मालूम चल जाता है। ओके, तो इसका थर्ड यूज़ हो गया टू चेक cracks and defects of the metals। और कहीं कहीं इसको यूज़ किया जाता है सफाई के लिए भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकते, तो अल्ट्रासोनिक वेव का हम यूज़ करते हैं मशीन को साफ करने के लिए। ओके, तो इसका और भी यूज़ होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आप पढ़ लो फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चों, हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि जब फसल कटता है तो हम उसको स्टोर करते हैं, तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और किस किस फैक्टर के कारण ये सब लॉसेस, इस मतलब कि जो हमारा ग्रेन्स है वो कम हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, चूहे खा जाते हैं, मॉइस्चर हो जाता है एंड फंगस लग जाता है, बहुत सारे कारण है बच्चों, जिसके कारण हमारे जो ग्रेन्स है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब भारत सरकार के भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, किसानों के कैसे पैसे बर्बाद हो जाते हैं इन सभी कारण, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं होता है। ओके, तो मैं रीज़न बताता हूँ किस किस कारण से स्टोरेज का शॉर्टेज होता है। 33 का आंसर पहला, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं 33 का पहला बता दूं। फर्स्ट जो फैक्टर्स है बच्चों, many factors responsible for losses of grains are ओके। फर्स्ट फैक्टर हो गया बच्चों हमारा मॉइस्चर्स। ओके, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा फंगी लग जाता है गेहूं में, चावल में, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, रैट्स, टेम्परेचर, ये फैक्टर है बच्चों जिसके कारण खराब होता है हमारा फसल, अनाज मतलब। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, फसल चक्र के लिए फसलों के चयन कैसे किया जाए। जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करने से पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना चाहिए सॉइल का टाइप्स, हम कौन सी मिट्टी है हमारा। फर्स्ट फैक्टर हो गया सॉइल टाइप। ओके, दूसरा फैक्टर हो गया फर्टिलिटी। तीसरा हो गया क्रॉप ड्यूरेशन, क्रॉप जो उगा रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना है। ओके, वाटर अवेलेबिलिटी, पानी कितना खर्च होगा, वाटर अवेलेबिलिटी। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब फिफ्थ, मार्केट डिमांड, जो हम खेती करेंगे मार्केट में उसका डिमांड कितना होगा, तभी तो आमदनी होगा बच्चों। ठीक है, मार्केट डिमांड। ओके, तो ये बेसिक फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन अच्छा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों पहले आप देख लो, फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों को एक साथ करा दूंगा मैं। देखो, ये जो लिखा है इसे केमिकल फार्मूला बताना है पहला तो ये। दूसरा कैटायन और एनाइन के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ब्रेक करना है। ओके, देखो बच्चों, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। इस टाइप का क्या, मैंने ये नहीं मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से सीखना बच्चों।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अमोनियम सल्फेट जो होता है, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। देखो बच्चों, अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है। ओके, NH4, और सल्फेट जो होता है SO4 होता है। अमोनियम की जो वैलेंसी होता है बच्चों वो 1 होता है और सल्फेट का 2 होता है। अब हमें करना है क्या है, आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा आप भी सीख लो। ये चार्ज बच्चों कॉपी में दिया हुआ है कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, अमोनियम पे कितना चार्ज होता है। तो इसको क्रॉस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला बच्चों, NH4 एंड ब्रैकेट लो 2 है तो N2 से मल्टीप्लाई SO4, ये फार्मूला बनेगा अमोनियम सल्फेट का बच्चों। ओके, जो बच्चे को नहीं आता सीख लो ध्यान से, बहुत काम आएगा एग्जाम में। इवन 10th क्लास में चले जाओगे तो उसमें भी काम आएगा, जो पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है ये सब आता हो तभी कर पाओगे आप। ओके, फर्स्ट का ए पार्ट किया हमने। अब हमसे पूछा है जिंक ब्रोमाइड। ओके, तो जिंक का होता है सिंबल Zn, ब्रोमाइड जो होता है Br। जिंक की जो वैलेंसी होती है बच्चों 2 होती है और इसका 1 होता है। अब इसको क्रॉस कर दें हम इस तरीके से, तो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा जिंक ब्रोमाइड। ओके, ये इसका फार्मूला बनता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2, इसका सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है, इसको कैटायन और आयन में ब्रेक करना है हमें। ओके, कॉपर ऑक्साइड को कैटायन और एनायन, कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ओके, हिंदी वालों आपके लिए भी यही है। ओके, तो हमें क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड को ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक कर दिया हमने, तो ये Cu ये +2 बनाएगा और ऑक्साइड -2 बनाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। ओके, तो ये कैटायन एनायन के फॉर्म में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हमें दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पे हिंट दे रखा है हाइड्रोजन सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों, H2SO4। अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्म में टूटता है बच्चों, H+ आयन के रूप में, और ये सल्फेट -2 के आयन के फॉर्म में टूटता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कैटायन, हमसे कैटायन पूछ रहा है, और ये हो गया हमारा एनायंस। ओके, थर्ड पार्ट इसका, इसमें कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर, और यहाँ पे दे रखा है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ओके बच्चों, हमसे इसका पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को M से डिनोट करते हैं। ओके, C6H12O6 के बारे में पूछ रहा है। तो कार्बन का एटॉमिक मास दे रखा है 12, तो 12 को 6 से गुना कर दे, क्योंकि 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 है, और कितने हाइड्रोजन है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे। और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है बच्चों, 16 दे रखा है, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, तो 12 6 के 72 होता है बच्चों, 72, एंड ये 12 एंड प्लस 16 को 6 से करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 36, 6 हासिल 3, 96। अब सबको ऐड कर दे तो आएगा 180 U। ओके, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बच्चों, इसमें हमसे पूछ रहा है फंक्शन किस किस का, एक बार देख लो, आप समझाता हूँ। केंद्रक, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं, हरित लवक एंड लाइजोजोम। ओके, देख लो इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों, ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्या क्या होता है, इसका मेन सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये। ओके, तो मैं सबके बारे में बताता हूँ। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा, एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, जो क्रोमोसोम को कंटेन करता है अपने सेंटर में। गोल्गी अपैरेटस जो होता है पैकेजिंग में काम आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। एंड नेक्स्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और लाइसोसोम जो होता है
वो एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल होता है और रेगुलेट करता है इम्यूनिटी को। ओके, तो मैं लिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 35, पहला न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक। न्यूक्लियस का क्या काम होता है बच्चों? इट कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, मेन काम इसका ये होता है। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज। इसका मेन काम क्या होता है? इट इज क्रूशियल फॉर प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड sorting प्रोटीन्स। ओके, ये हमारा गोल्गी एपेटाइटिस काम होता है बच्चों। नेक्स्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट। परफॉर्म photosynthesis which convert light energy from sun into chemical energy। नेक्स्ट हो गया हमारा लाइजोसोम्स। ओके, लाइजोसोम्स क्या करते हैं बच्चों? तो ब्रेक डाउन वेस्ट। ओके, मेन काम इसका ये होता है, ब्रेक डाउन वेस्ट एंड कंट्रोल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ओके, ये काम होता है बच्चों ब्रेक डाउन वेस्ट का। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों या आपके जो फ्रेंड होगा जो वीक होगा पढ़ने में, तो उसको इस वीडियो को भेजेगा और उसको बोलेगा जरूर देखे भाई तेरे काम आएगा। ओके, देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।